हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोग को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो क्लास, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोग को? हेलो ओके ओके क्लास, 15 मिनट्स ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं और अभी तक आप लोग ऑनलाइन ही मुझे इतने शो हो रहे हैं। जस्ट 14 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं। ओके क्लास, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें डिजीज़ेस के बारे में और मतलब इसमें जो टॉपिक आप लोग का रह गया था उसमें डिफरेंट डिजीज़ेस रह गए थे। बाकी ऑलमोस्ट आप लोग का तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें आज जो है एक डिजीज़ के बारे में आप लोग को पढ़ाऊँगी और उस डिजीज़ से पहले जो है डिफरेंट क्लासेस जो है मतलब डिजीज़ेस को जो है डिवाइड किया गया है। मतलब उसकी स्प्रेडिंग बेस पर कि डिजीज़ किस तरह जो है स्प्रेड हो सकती है या नहीं स्प्रेड होती किसी एक पर्सन से दूसरे में। इसमें जो है डिजीज़ के डिफरेंट जो है नेम्स दिए गए हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ डिजीज़? क्लास, आवाज़ आ रही है ना मेरी आप लोग को? क्लास रूम में इधर तो कोई नहीं, आईटी डिपार्टमेंट में बैठी हूँ, बट इधर तो कोई और पर्सन नहीं है जो शोर कर रहा हो। ये बाहर कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसका शोर आ रहा है, आप लोगों को सुनाई दे रहा है। ओके क्लास, तो हम डिफाइन किस तरह कर सकते हैं डिजीज़ को? आप सब मतलब
अपनी अपनी जो भी आप लोग जानते हैं डिजीज़ के बारे में कुछ एक वर्ड्स में बताएंगे। डिजीज़ की डेफिनेशन कि आपके मतलब आप क्या समझेंगे किसी पर्सन को कब डिजीज़ है। क्लास अपनी कोई भी डेफिनेशन एग्जैक्ट ये जो मैंने लिखी हुई है इसके अलावा जो है आप अपनी वर्डिंग में डिजीज़ की डिफाइन करेंगे आप लोग। जल्दी से लिखकर मुझे बताएं। अरे आप क्लास फिजिकली अच्छा अक्सर आपने 2 वर्ड्स यूज़ किए हैं, ये भी गुड है, ठीक है ना? डिफाइन करें जब डिजीज़ को तो उसमें हम जो है डिफरेंट टर्म्स जैसे फिजिकली, मेंटली, ठीक है? ये सारी टर्म्स आती हैं, तो इसमें फिजिकली के साथ जो है एक और टर्म भी यूज़ करनी चाहिए। अच्छा क्लास पहले मुझे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का डिफरेंस बताएंगे। व्हाट इज़ एनाटॉमी एंड व्हाट इज़ फिजियोलॉजी? Class, define me what is anatomy and what is physiology. इनके डिफाइन करें, जस्ट डेफिनेशन बताएं एक एक वर्ड में। और डिजीज में फिजियोलॉजी इन्वॉल्व होगी या एनाटॉमी इन्वॉल्व होगी ये भी मुझे बताना है। क्लास पहले मुझे डिफाइन करें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में, इनकी डेफिनेशन बताएं, ठीक है? मरियम ने बहुत मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन बताई है, मरियम हिरा ने। एनाटॉमी जो है उसमें बेसिकली हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी में उन्हीं स्ट्रक्चर्स के फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं, ठीक है? तो अब मुझे बताएं कि डिजीज में स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है या उसका फंक्शन इन्वॉल्व होता है? डिजीज में हम बेसिकली किसे स्टडी करेंगे, एनाटॉमी को या फिजियोलॉजी को? कौन सा इन्वॉल्व होगा दोनों में से? बहुत इन्वॉल्व होंगे। हीरा जफर ने बताया गुड, बहुत ही होंगे क्योंकि ना डिजीज जब होती है तो सबसे पहले जो है हमारी फंक्शंस जो है ना फिजियोलॉजी वो इम्पेयरमेंट होती है कि फंक्शंस जो हैं वो अपने जो है नॉर्मल रूटीन के जो उनकी रूटीन होती है फंक्शंस की वो थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि स्ट्रक्चर पे इफेक्ट आता है, हमारी एनाटॉमी पे इफेक्ट आता है, ठीक है? एनाटॉमी पर तब इफेक्ट आता है जब हम डिजीज को ट्रीटमेंट प्रॉपर ट्रीट नहीं करते, ठीक है? तो एंड रिजल्ट क्या आता है, स्ट्रक्चर जो है हमारी जो एनाटॉमी है, ठीक है, उस पे इश्यूज आते हैं। क्लियर हुआ क्लास कि एंड रिजल्ट डिजीज क्या क्या होता है, एनाटॉमी पर आता है। पहले जो है फिजियोलॉजी इन्वॉल्व होती है, पहले उसका फंक्शन चेंज होता है बेसिकली डिजीज में। Okay class, we can define disease as any harmful deviation. Deviation mean होता है कि मतलब हट जाना, deviation from the normal structure or functional state of the body, कि मतलब अगर उसके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस आया है या उसके फंक्शन में, ठीक है ना? तो दोनों कंडीशन में हम उसे क्या है कहेंगे कि पर्सन जो है डिजीज से सफर कर रहा है, ठीक है? इसको सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ। नॉर्मल हेल्थ में उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर भी आएगा, नॉर्मल फंक्शन भी आएगा। तो डिपार्चर मीन अगर वो नॉर्मल अपनी हेल्थ से हट गया है, ठीक है, किसी भी वे में, तो उससे हम कहेंगे कि ये पर्सन सफ़र कर रहा है डिजीज से, ठीक है? तो इसको आप अपनी जो आपको सही लगेगा पूरी डिटेल में डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट ये भी कह सकते हैं डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ, वी कैन डिजीज एज डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ। ओके क्लास, अब आपने ये देखा होगा कि डिजीज़ हम ये कह देते हैं डिजीज़ है, ये बंदा जो है डिजीज़ से सफ़र कर रहा है। इसमें डिजीज़ कुछ ऐसी होती हैं, कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, कुछ नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। तो मुझे कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बताएंगे कि क्या है, व्हाट इज़ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़? क्लास अपनी वर्डिंग में मुझे बताएं, कम्युनिकेबल के बारे में बताएं। मैं एग्जैक्ट पूरी डेफिनेशन ही पूछ रही, जैसे आप लोगों ने मुझे बताया एनाटॉमी जो है स्ट्रक्चर के बारे में, फिजियोलॉजी अबाउट फंक्शंस,
जस्ट ऐसे बताएं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिफरेंस काफ़ी क्लियर है। ओके, अक्सा ने अपना आंसर दे दिया क्लास। आप कुछ और स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर लें। अदीना, आपने भी अपनी वर्डिंग में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, इन्फेक्ट कर सकती हैं, नहीं, वो डेफिनेटली करती हैं, ठीक है। आपने लिखा कि जो डिजीजेज अगले बंदे को भी इन्फेक्ट मतलब उससे भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं, हो नहीं सकती, डेफिनेटली वो ट्रांसफ़र होती हैं। ओके, हीरा आपने लिखा है हो सकती हैं, ठीक है। ओके हीरा, आपने भी ठीक है। ओके ठीक है क्लास, आपका मतलब ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि एक पर्सन से जो दूसरे में ट्रांसफ़र हो सके, स्प्रेड हो सके, उन्हें कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। जो ट्रांसफ़र नहीं होती उन्हें नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं। Okay class, we can define communicable diseases as disease which spread from one host to another either directly or indirectly, ठीक है। तो इसका साथ में मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी बता दिया है कि वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी इसकी हो सकती है और इनडायरेक्टली भी हो सकती है, ठीक है। अब मुझे ये बताएंगे डायरेक्टली इसका मोड क्या है और इनडायरेक्टली मोड क्या है। क्लास पार्टिसिपेट करेंगे। डायरेक्टली डिजीज़ किस तरह ट्रांसफ़र होती है और इनडायरेक्टली किस तरह आती है। क्लास अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। डायरेक्ट वे क्या है और इनडायरेक्ट वे क्या है। डायरेक्ट में एक दो एग्जांपल्स देते हैं और नॉन डायरेक्ट वे इनडायरेक्ट में एक दो एग्जांपल देते हैं। क्लास आई थिंक टाइम कम है तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायरेक्ट टच से होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट मतलब क्लोज टचिंग से, बिल्कुल आप जब हम जैसे हमारी फैमिली में कोई पर्सन बीमार होता है, ठीक है, तो हम उनके बहुत क्लोज होते हैं, तो तब हम रिस्क पर होते हैं कि जो पर्सन डिजीज़ से सफ़र कर रहा है वो हमें भी स्प्रेड हो सकती है, हमें भी ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है कि आपने पेशेंट को टच किया, ठीक है, ग्लव्स नहीं पहने, ठीक है, ग्लव्स अगर फॉर एग्जांपल ग्लव्स भी नहीं पहने और उसके बाद आपने हैंड वॉशिंग भी नहीं की, ठीक है, तो आप वो हाई रिस्क पर होते हैं कि वही डिजीज़ जो है वो आपको भी ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जब भी आपने पेशेंट को टच करना है, एक तो हैंड वॉशिंग इम्पॉर्टेंट है और साथ में ग्लव्स पहनना भी ज़रूरी होता है, सही है। तो आपने मतलब दोनों वे में आपने ऐसे स्टाफ जो है वो ड्यूटी करनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए, सही है। तो डायरेक्ट वे में ये है कि डायरेक्ट पेशेंट से हमें ट्रांसफ़र हो सकती है और इनडायरेक्ट वे में ये है कि हम पेशेंट की किसी भी चीज़ को टच कर लें। फॉर एग्जांपल पेशेंट ने जिस बर्तन में पानी पिया था, हम भी वही बर्तन में पानी पिए, उसके साथ मिलके खाना खाएं, ठीक है ना। इसके अलावा टावल, जो उसने टावल यूज़ किया वही टावल हम बाद में यूज़ कर लें, कोम वगैरह, इस तरह की जो मतलब उसकी चीज़ें हैं जो उस पर्सन ने, जो पेशेंट डिजीज़ से सफ़र कर रहा है उसने जो यूज़ की वही हम दोबारा यूज़ करें, ठीक है। उसकी बेडशीट है, ठीक है, बेडशीट्स वगैरह मतलब इस तरह की जो भी यूटेंसिल्स वगैरह जो उस पेशेंट ने यूज़ की हुई हैं, जो आप उस फैमिली मेम्बर ने यूज़ की हुई हैं, वही हम यूज़ करें, तो हम भी रिस्क पर होते हैं कि हमें भी वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। ओके ओके ताबीर अदीना, ठीक है, सही है। तो इसमें जो है कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ में है चिकन पॉक्स, मीज़ल, जेनिटल हर्पिस, टाइफाइड फीवर, ट्यूबरक्लोसिस, इबोला वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, मम्प्स है, पर्टूसिस है, हेपेटाइटिस है, कोरोना वायरस है। पर्टूसिस मुझे बताएंगे, मैंने एक लेक्चर में आप लोग को बताया था व्हाट इज़ पर्टूसिस। क्लास पर्टूसिस के बारे में बताएं, व्हाट इज़ पर्टूसिस। मैंने एक लेक्चर में आप लोग को बताया था इसे क्लियर, इसके साथ मैंने जो है ब्रैकेट्स में इसकी जो है कॉमन टर्म जो है वो लिखी थी। क्लास जल्दी से, टाइम नहीं है। पर्टूसिस के बारे में जस्ट बताएं, पर्टूसिस को ले लैंग्वेज में आप लोग क्या कहेंगे।
क्लास आई एम वेटिंग। आप लोग बहुत डिले रिस्पॉन्स करते हो, टाइम शॉर्ट होता है, तो आप लोग की पार्टिसिपेशन इसलिए मैं कह रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है कि आप लोग फुल कंसंट्रेशन से लेक्चर लेते हैं। वूपिंग कफ है मरियम, गुड, मैंने यही वूपिंग कफ ही एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किया था, वूपिंग कफ है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है वैसे हम देखते हैं कफ जो है वो स्प्रेड नहीं होती, किसी एक पर्सन फैमिली मेम्बर को अगर कफ हो रही है तो वो हमें नहीं होगी, बट परट्यूसिस जो है वो वूपिंग कफ है, ये ट्रांसफ़र हो सकती है। कफ के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, सही है। ओके क्लास, अदरवाइज हम ये कहते हैं कि कफ नॉर्मल है, सही है। कफ में जो परट्यूसिस है वूपिंग कफ एक टाइप है, ये कम्युनिकेबल डिजीजेस में आती है, सही है। ओके क्लास, फिर अब ये क्लियर है हेपेटाइटिस जो है ये भी कम्युनिकेबल्स में है, मीजल्स मम्स वगैरह ये जो है ये कम्युनिकेबल डिजीजेस की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है कम्युनिकेबल डिजीजेस के बाद एक और टर्म जो इम्पोर्टेंट टर्म है। ओके ताबीर, अगर आपने कुछ पूछना है जब आपका डिस्कनेक्ट हुआ है तो पूछ सकते हैं आप। मैंने इसमें जो है वो कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में बताया जो स्प्रेड होती हैं एक पर्सन से दूसरे में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली वो है जो पेशेंट को डायरेक्ट टच करने से, इनडायरेक्टली वो है जो पेशेंट की चीज़ें जो उसके यूज़ में थी, उसका बर्तन है, उसकी प्लेट है, ग्लास है, मग है, उसका टॉवल है, कुछ भी है, बेडशीट है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो उसने यूज़ की थी वही आप दोबारा यूज़ करते हैं, तो ये आप कम्युनिकेबल डिजीज चांस है, आप रिस्क करें कि आपको भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स बताई हैं जिसमें हेपेटाइटिस, परट्यूसिस, मम्स, मीजल्स वगैरह दी हैं। टाइफाइड फीवर भी इवन कम्युनिकेबल है, ठीक है। तो इसमें मैंने ये फिर बाद में पूछा परट्यूसिस क्या है, परट्यूसिस वूपिंग कफ है, ओके। उसके बाद है कंटेजियस डिजीजेस। अब कंटेजियस डिजीजेस क्या है, इसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं, डिजीजेस दैट आर हाईली कम्युनिकेबल एंड इजीली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। एक तो कम्युनिकेबल थी बट ये हाईली कम्युनिकेबल है कि एक पर्सन को है तो डेफिनेटली जो भी उसके कॉन्टेक्ट में पर्सन होगा उससे भी वो जरूर स्प्रेड होंगी, ठीक है। तो इसमें मीजल्स और चिकन पॉक्स एग्जाम्पल है, ओके क्लास। मीजल वैसे हम देखते हैं कि बच्चों में होती है डिजीज़, तो हम उसे इतना सीरियस नहीं लेते, बट ये हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। तो जो हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ है उन्हें कंटेजियस डिजीज़ का नेम दिया गया है, तो आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर होना चाहिए जी। हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो कंटेजियस डिजीज़ में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और जो है टाइप जो है वो डिजीज़ में है वो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। इनमें ये डिजीज़ जो हैं वो डिजीज़ पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है। तो इनमें जो एग्जांपल्स हैं वो सिफिलिस है, ये वैसे नहीं ट्रांसफ़र होती, जस्ट सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसफ़र होंगी जी। सना आपने कहा कोरोना भी आएगा, ये भी हाईली जिसे कहते हैं ना कंटेजियस डिजीज़ है, हाईली कम्युनिकेबल है, सही है। तो कोरोना भी इसी में ही आएगा। उसके बाद जो है सेक्सुअली में आ रहा है सिफिलिस है, HIV है, गोनोरिया है, हर्पिस है, ट्राइकोमोनियासिस है, ठीक है। तो ये ऐसी डिजीजेज हैं जो ड्रॉपलेट से, एयरवे से या मतलब ऐसे नहीं स्प्रेड होती, जो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, इनके लिए सेक्सुअल कांटेक्ट ये मस्ट होता है। एड्स है, जो एड्स है वो मैंने लिखा है HIV, ठीक है ना। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ही जो है वो एड्स कॉज करता है। तभी जो HIV मैंने लिखा है वो एड्स डिजीज ही है, बेसिकली मैंने HIV लिखा है, ओके। एड्स जो है वो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, सिफिलिस के नीचे जो पॉइंट लिखा हुआ है वो एड्स का है, ओके। हीरा क्लियर है, तभी क्लियर है ना। ये जो है डिटेल इनकी जो है डिफाइन जो इनकी डिटेल अक्सर आपने पूछी है, तो ये भी सारी जो है एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वैसे, ठीक है। इतनी आप जो कॉमन नहीं है जो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो ये कि इसके बारे में फिर मैं सब के बारे में अगर थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दूँ तो वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने जस्ट जो इम्पोर्टेंट है जैसे सिफिलिस है,
एड्स है, इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, गोनोरिया, हर्पिस वगैरह, इन सब के बारे में एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि इनका रूट क्या है, ट्रांसमिशन रूट क्या है, वो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड रूट है, ठीक है, और ये कम्युनिकेबल डिजीजेस में ही आती है। ओके क्लास, उसके अलावा एक और टाइप जो डिजीज़ की है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये मैंने पहले आप लोग को डिफाइन कर दिया, डिजीज़ विच नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ओके, तो इसमें कौन कौन सी डिजीज़ हैं? कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ लाइक हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर्स, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, डायबिटीज वगैरह, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती हैं। क्लास इनको आप लोग को इनकी डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल्स बतानी चाहिए, ठीक है, क्लियर है क्लास? क्लास उसके बाद जो है ये है कि आपके सिलेबस में जो है कुछ डिजीज़ को जो है हाईलाइट किया गया था जिसके बारे में आप लोगों को इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए, उनमें मीजल्स भी है। तो नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उसमें मैं इन डिजीज़ को कवर करूँगी, ठीक है। तो आज जो है ये कुछ टर्म्स थी उनके साथ मैंने एक डिजीज़ को कवर कर दिया, मीजल्स। तो क्लास आप लोग मुझे बताएंगे मीजल डिजीज़ किससे, मीजल्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? कुछ भी अपनी वर्डिंग में लिखना है, उर्दू में लिखना, जैसे भी आप लोगों ने मुझे जल्दी से आंसर देना है। मीजल्स के डिजीज़ केसेस आपने देखे हैं और किस एज ग्रुप में देखे हुए हैं, मतलब किस तरह के देखे हुए हैं, जल्दी से बता दें जो भी अभी इस टाइम ऑनलाइन है। खसरा, राइट, तो ये किस तरह का होता है? क्लास इसमें बेसिकली होता क्या क्या, खसरे में बनता क्या है? मोस्टली बच्चों में होती है, ठीक है ना। मोस्टली बच्चों में क्यों होती है क्लास? छोटे बच्चों को ही क्यों होती है? रेड सर्कुलर स्पॉट्स होते हैं ना, आपने कहा रेड सर्कुलर स्पॉट्स होते हैं, 7 ईयर से कम में होती है, मोस्टली उनमें होती है, ठीक है। तो उनमें क्यों होती है ये क्लास? अब ठीक है, इसके बारे में मुझे बस ये आंसर दे कि बच्चों में ये ज़्यादा क्यों होती है, बच्चे हाई रिस्क पर क्यों होते हैं? ये सबको होता है ऑलमोस्ट लाइफ में, अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं करवाई तो ये सब किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है कि इवन कि आप 60 ईयर्स के हैं, 40 ईयर्स के हैं, इवन कि जब आप लोग फुली इम्यूनाइज्ड पर्सन हैं जैसे 30 to 40 एज पर है, ठीक है, तब भी आप लोग को हो सकता है ये। इम्यून सिस्टम बच्चे, अच्छा, और ये लाइफ में एक बार ही क्यों होता है? एक बार होता है, इससे ज़्यादा टाइम भी हो सकता है। आप उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, गुड, ये भी ठीक है। तो आप मुझे ये बताएंगे लाइफ में एक टाइम होता है या ज़्यादा टाइम भी हो सकता है? खसरा जैसे एक बार लाइफ में हुआ है, मिसल्स हुआ है, तो उसे क्या दोबारा से भी कभी आपने ऐसे देखा है कि उसने बताया हो, किसी ने ऐसी हिस्ट्री दी हो कि मुझे पहले भी मिसल्स हुए हैं जब मैं बच्चा था या कुछ ऐसा और अब दोबारा हुए हैं? क्लास जवाब दें जल्दी जल्दी। एक टाइम क्यों होते हैं, बस मुझे इसकी रीज़न दे दें। क्यों होता है, मुझे बस इसका आंसर चाहिए, क्यों होता है, एक दफ़ा ही क्यों होता है? कोई डिजीज़ अगर हमें एक बार हो रही है तो क्यों हो रही है? दोबारा भी तो हो सकती है। एक बच्चा जो अभी सिर्फ 2 साल का है, हो सकता है कि वो 6 ईयर्स का हो उससे दोबारा हो सके, क्योंकि अभी भी आप जैसे कह रहे हैं कि 7 ईयर से 9 ईयर से कम बच्चे जो हैं वो रिस्क पर होते हैं, तो उसे दोबारा क्यों नहीं होता? इसका आंसर चाहिए। यही मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सना, जो आपने क्वेश्चन कहा, पूछा कि मीजल्स जिंदगी में एक दफ़ा ही क्यों होता है, ठीक है, ये इसका आपको आंसर पता होना चाहिए।
मरियम, मरियम आपने, मरियम क्लास, मरियम ने उसका आंसर दे दिया जो मैं तब से पूछ रही हूँ। अदीना आप भी पहुंच गई हैं, ठीक है। चलें क्लास, चलें, आप लोगों ने थोड़ी सी स्ट्रगल की तो आप लोग करीब करीब पहुंच गए हैं ना। अदीना और मरियम दोनों ने इसका आंसर जो है वो ऑलमोस्ट करेक्ट दे दी है, ठीक है। तो क्लास में आप लोग को बता दूं, जो कॉमन बातें हैं ना जो घरों में होती हैं कि उससे ज़िंदगी में एक बार खसरा ज़रूर होता है। वो क्यों एक बार होता है? वो इसलिए होता है कि जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक बार ज़रूर होता है, उसमें मीज़ल नहीं कोई और भी डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। उसमें इसलिए होता है कि जैसे अब एक बार हमें मीज़ल्स हुआ है, मीज़ल वायरस हमारे में आया है, तो उसके अगेंस्ट क्या है? अच्छा, वो इसलिए ऐसे होता है कि जब एंटीबॉडीज़ जो हैं उस वायरस के अगेंस्ट जो है हमारी बॉडी में बन जाती है। एंटीबॉडीज़ का पता है ना कि जब फर्स्ट टाइम वो वायरस आया तो तब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं थी, तो जिसकी वजह से जो है वो हमें डिजीज़ हो गई। सेकेंड टाइम अगर वो वायरस दोबारा से हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़, मेमोरी एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं, वो फ़ौरन से उस वायरस को जो है अटैक करती हैं, उसको इन्गल्फ करती हैं, उसकी डिस्ट्रक्शन कर देती हैं। क्या है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, तो दोबारा से वायरस जो है वो हम पे अटैक नहीं कर पाता, ठीक है ना, हमें डिजीज़ नहीं कॉज कर पाता। बेसिकली वो एंटीबॉडीज़ की वजह से, कि एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर बन जाती हैं जब एक बार हमें डिजीज़ होती है तो एंटीबॉडीज़ वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। सना आपने भी बताया है, गुड। वही मैं कह रही हूँ कि कमेंट्स आ रहे थे तो मैं जल्दी जल्दी जिनके नेम देख सकी हूँ, आपने भी बताया, गुड, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो एक बार डिजीज़ हो गई है, दोबारा से अगर फॉर एग्जांपल वही वायरस वही डिजीज़ कॉज करने के लिए दोबारा से आता है तो एंटीबॉडीज़ इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ओके क्लास, इसके बारे में कुछ आप किस तरह हम इसे डिफाइन कर सकते हैं? रूबियोला, मीजल्स का सेकेंड नेम जो है वो रूबियोला डिजीज़ है। मीजल वायरस काज मीजल, मीजल्स डिजीज़ का जो नेम है वो मीजल वायरस की बेस पे ही रखा गया है, आल्सो नोन एज रूबियोला, अ डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मैक्यूलोपैपुलर रैश। ये जो हम कह रहे हैं ना स्पॉट से बन जाते हैं, रेड रेड स्पॉट्स, ये रैशेस होते हैं, इट अकर्स प्राइमरी इन चाइल्डहुड। तो व्हाट इज मैक्यूलोपैपुलर रैश, ये मैंने इसको डिफाइन किया है। ये रैश जो है इज मेड ऑफ बोथ फ्लैट एंड रेज स्किन लेयर्स। इसमें फ्लैट और रेस्ड, फ्लैट मीन तो बिल्कुल स्किन के साथ होंगे, या फिर रेस्ड उभरे हुए दाने, लियंस बनते हैं, दाने बनते हैं। द नेम इज ब्लेंड ऑफ द वर्ड्स मैक्यूल, मैक्यूल मीन क्या है, जो फर्स्ट इसमें मैक्यूलो लिखा है ना, मैक्यूल है, उसका टर्म मतलब क्या है, फ्लैट डिसकलर्ड स्किन लियंस होते हैं। मैक्यूल विच आर फ्लैट डिसकलर्ड स्किन लियंस एंड पेप्यूल, जो इसका सेकंड वर्ड है मैक्यूलो पेपुलर है ना, तो मैक्यूल जो है वो फ्लैट लियंस है, पेप्यूल्स जो है वो रेज्ड बम्प्स हैं, ठीक है। तो इसमें फ्लैट भी हैं और उभरे हुए भी होते हैं लियंस, क्लियर होगा क्लास? These skin lions are usually red and can merge together. निम्रा गुड, निम्रा जो आपने आंसर दिया गुड, एग्जैक्टली वही है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ, ठीक है। तो मैक्यूलोपैपुलर रैश जो है, मैक्यूल्स जो हैं वो फ्लैट लियंस होते हैं, पेप्यूल्स जो होते हैं वो उभरे हुए लियंस होते हैं, ठीक है। और मिसल्स के जो दाने हैं इनकी जो है, हम किस तरह डिफरेंट भी तो होते हैं ना, और भी डिजीज़ में ऐसे दाने लियंस बनते हैं। तो इनकी पहचान ये है कि आपस में मर्ज होते हैं, जैसे इस बेबी को, आप बच्चे को तस्वीर में देख रहे हैं, उसमें अलग अलग से नहीं आपको नज़र आएंगे, आपस में मर्ज हुए हुए हैं सारे लियंस इसके। तो ये आपको देख के पता चल जाना चाहिए। ओके क्लास, ये इसने मुझे निम्रा ने कहा कि रिपीट कर दूं। तो बेसिकली ये जो हमने कहा कि इसमें लियंस बनते हैं, लियंस मीन के ये जो छोटे छोटे दाने बनते हैं, उसको बेसिकली मेडिकली टर्म जो यूज़ किया गया वो मैक्यूलोपैपुलर रैश है। ये दो रैशेस हैं, टू टाइप्स के हैं, मैक्यूल से मिलके बना है और पेप्यूल से मिलके बना है, ठीक है ना। मैक्यूल मीन होता है जो बिल्कुल फ्लैट दाने हैं, लियंस है, और पेप्यूल्स वो हैं जो उभरे हुए होते हैं। तो मतलब इस डिजीज़ में, मीजल्स में, उभरे हुए भी दाने होंगे और फ्लैट बिल्कुल स्किन के साथ जुड़े हुए
ठीक है, जो उभरे हुए नहीं होंगे। दोनों टाइप्स के जो है लियंस बनते हैं और ये लियंस आपस में मर्ज होते हैं। मर्ज मीन कि ये नहीं कि एक दाना लियन जो है इधर बना है, कुछ थोड़े डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस पे नहीं होंगे, ये आपस में सारे मर्ज होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जैसे हमारे फेस पे पिंपल्स बन जाते हैं, एक अलग से बना दूसरा थोड़े से डिस्टेंस पे बना, नहीं, ये जहाँ पर बने होंगे आपस में मर्ज होंगे। ठीक है, इधर बेबी के आप नेक के पास देख सकते हैं कि थोड़ी सी स्पेस है, तो वो पूरी स्पेस छोड़ी हुई, इधर नहीं कि वहां पर कोई एक दाना है। कोई आपको सिंपल एक लियन सेपरेट नहीं मिलता, आपस में मर्ज मिलेंगे। ये इसकी एक, जिसे कहते हैं ना लियंस को डिफ्रेंशिएट करने की, यही इसकी मेन बात है कि ये आपस में मर्ज होते हैं दाने। तो जब भी ऐसे आपके पास कोई केस आए बेबीज का, बच्चों का, और आपकी वहाँ ड्यूटी है, तो आपको देख के दानों की इस मर्ज, जब ये लियंस आपस में मर्ज हो तो आपको डेफिनेटली पता चल जाना चाहिए किसे खसरा है, मतलब मीसल्स है। ठीक है, ओके क्लास। WHO के अकॉर्डिंग जो है वो 30 मिलियन केसेस जो हैं वो हर साल जो है रिकॉर्ड होती हैं मीसल केसेस के। निम्रा, आपको क्लियर होगा? मैक्यूलोपैपुलर रैश होते हैं। ओके, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है मैंने आपको पहले बताया, कम्युनिकेबल डिजीजेस में आता है, ये कंटेजियस डिजीजेस में आता है, मतलब हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। तो इसका रूट जो है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं प्रोड्यूस बाय कफिंग एंड स्नीजिंग। फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो है वो कफ कर रहा है, वो बच्चा कफ करेगा या स्नीज करेगा, तो आप जो है हाई रिस्क पर होते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन के लिए एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स जो है ट्रांसमिशन स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद nasopharyngeal secretions of infected individuals। ठीक है, तो देखो कि मैंने ये पहले बताया कि डायरेक्ट कांटेक्ट में पेशेंट को टच करना, ठीक है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट है। इसके अलावा डायरेक्ट कांटेक्ट पेशेंट के अलावा उसकी सिक्रीशंस के साथ भी आपका कांटेक्ट हो गया, टच हो गया, तो तब भी वो डायरेक्ट वे है, क्योंकि वो डायरेक्ट जो उसकी सिक्रीशंस हैं वो पेशेंट की है ना, उसकी बॉडी से आई हुई है, तो ये भी डायरेक्ट रूट में आता है, उसकी सिक्रीशंस वगैरह भी। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बताया कि इनडायरेक्ट वे में किस तरह है, वही जो इसकी यूजेस की यूटेंसिल्स हैं जो भी हैं, उसके कपड़े थे, शीट सी टॉवल था, जो भी है बच्चों के पास, वो उसका इनडायरेक्ट वे है। उसके बाद उन्होंने बताया कि पेशेंट्स आर कंटेजियस फ्रॉम 4 days बिफोर रैश अपीयरेंस टू 4 days आफ्टर द रैश अपीयरेंस। अच्छा, इसमें यह है कि जब बच्चे को फॉर एग्जांपल मीजल्स हो गया तो 4 दिन बाद जो है यमी रैशेस दिखाई देते हैं, तो 4 दिन पहले से जो है वो कंटेमिनेटेड, मतलब कि वो इन्फेक्शियस पर्सन है। ठीक है, हमें नहीं दिखाई देगा, और 4 डेज में आप सोचेंगे कितने पर्सन्स को जो है वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है, करता भी होगा। बट ये है कि उन सब में जिनके जो उनके सराउंडिंग में पर्सन्स होते हैं, उनमें इम्यूनिटी डेवलप हुई होती है, इसलिए ये इन्फेक्शन जो है इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता। अदरवाइज ये आप सोचें कि जब तक हमें साइन सिम्टम्स नहीं आ रहे 4 दिन पहले, वो 4 दिन पहले जो है कितने लोगों से कॉन्टेक्ट करता होगा बेबी। ठीक है, तो मतलब ये कि जितने दिन उसके रैशेस रहे, 4 दिन उससे पहले, 4 दिन बाद, इतनी डेज वो है इन्फेक्टेड पर्सन है। इट कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट हाईली कंटेजियस infectious disease. The virus remains in the air for 2 hours after it is expelled from the body. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी उस बच्चे ने खांसी की है, कफ की है, उसने कफ तो कर दी, पर अगर उसने 2 घंटे पहले भी कफ की थी ना, इधर बच्चा गुजरा कहीं पर भी, ठीक है ना, गली से गुजरा या रोड से गुजरा, वहाँ से उसने कफ की, 2 घंटे पहले भी गुजरा, तो जो बच्चा 2 घंटे बाद भी वहाँ से आएगा तो वो इस इन्फेक्शन को कैच कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये वायरस 2 घंटे तक प्रेजेंट रहता है उस एटमॉस्फेयर में, यहाँ पर एक बार इन्फेक्टेड बच्चे ने या इन पर्सन ने जो है वो कफ की हो, स्नीजिंग की हो। ठीक है, इसके साइन सिम्टम्स हैं कफ, स्नीजिंग, रेड वाटरी आइज, रनी नोज, हाई फीवर। इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, 104 से हाई होता है। 3 to 7 days पोस्ट एक्सपायर मैक्यूलोपैपुलर रैशेस होते हैं। कॉप्लिक स्पॉट्स हैं। कॉप्लिक स्पॉट्स क्या होते हैं? स्पॉट्स इनसाइड द माउथ दैट आर हाईली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्ली फेज ऑफ मीजल्स आर ऑफन सीन। ठीक है, तो अब ये कि मैंने वो पिक्चर में देखा कि वो बच्चे की पूरी बॉडी पर है। इसके अलावा उसके मुंह के अंदर भी थोड़े से स्पॉट्स बनते हैं। ठीक है, उन्हें कॉप्लिक स्पॉट्स कह रहे हैं, मुझे अर्ली फेज में बनते हैं।
ठीक है। अब मैं केलोपैपुलर रैशेज और कॉप्लिक स्पॉट्स में डिफरेंस ये है कि ये जो रैशेज हैं ये डिजीज़ के 4 दिन बाद बनते हैं और कॉप्लिक स्पॉट्स जो हैं वो स्टार्ट में इनिशियल स्टेजेस पे बनते हैं। क्लास में मंडे को इंशाल्लाह जितने भी लेक्चर्स हो गए हैं ना, तो मैं मंडे को ये सारी स्लाइड्स शेयर कर दूंगी। आज मेरे काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स हैं, आज मेरा सबसे बिजी डे है, ठीक है। आप लोगों के अलावा मेरी और पोस्ट आ रहे हैं, पोस्ट बेसिक के साथ लेक्चर्स हैं, तो ये ना मैं मंडे को इंशाल्लाह सारी स्लाइड्स जितनी भी हैं थोड़ी सी मैं आज अरेंज कर दूँगी, बाकी जो है कल वो सारी अरेंज करके मैं आप लोग को सेंड कर दूँगी, ठीक है। मैनेजमेंट इसकी है कि ऐसा जिसकी कोई एंटीबायोटिक्स या इस टाइप की कोई स्पोर्टिव जो है स्पोर्टिव सारी मैनेजमेंट करते हैं, बट इसकी कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। जस्ट ये है कि वैक्सीन अवेलेबल है, इसकी मीज़ल की वैक्सीन है। मैं वैक्सीन आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, और वो ये भी बता चुकी हूँ कि मीज़ल वैक्सीन कब कब करवाते हैं, इसकी डोज कब कब लगवाते हैं, ठीक है। तो नॉन स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी फॉर मीजल्स ट्रीटमेंट इज स्पोर्टिव। जस्ट ये कि स्पोर्टिव में जो है साइन सिम्टम्स आ रहे हैं हमने उनको मैनेज करना है, जैसे फीवर हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर है तो उसको हमने मैनेज करना है। गोल इज़ टू एलिविएट सिम्टम्स एंड एड्रेस पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस, कि जो सिम्टम्स हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है हमने, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करवाना है। सीवियर मीजल्स केसेस अमंग चिल्ड्रन शुड बी ट्रीटेड। इसमें यह है कि हम विटामिन ए जो है वो हमें थोड़ा हेल्पफुल होता है डिजीज़ को ट्रीट करने में। इसके अलावा जो है वैक्सीन है इसकी। कॉम्प्लिकेशंस में डायरिया, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ओटाइटिस मीडिया, acute brain inflammation और corneal ulceration, ठीक है। और इसके बाद ये है कि पोस्ट एक्सपायर प्रोफाइलेक्सिस। एक क्लास होती है प्रोफाइलेक्सिस में ये जो हमें डिजीज़ होने से पहले करने होते हैं, ये पोस्ट एक्सपायर प्रोफाइलेक्सिस है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो एक्सपायर किसी इन्फेक्टेड पर्सन, जो मिसल इन्फेक्टेड पर्सन से हो गया है, तो अब आप किस तरह से अपनी मैयर से अडॉप्ट करके जो खुद को इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। बट ये कि आपका इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, तो इसमें अब ये है कि मे बी पार्शली और कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड बाय आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है गिवन विद इन 6 days ऑफ एक्सपायर। तो फॉर एग्जांपल आपका एक्सपायर हुआ है मीजल पॉजिटिव पेशेंट के साथ, ठीक है, और आपको लगता है कि आपका टच हो गया या जो भी है कि आपको भी ये मीजल हो सकते हैं, तो उसमें यह है कि एंटी वैक्सीन है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं, ठीक है, और वो उनका विद इन 6 days मस्ट है। इसके अलावा फॉलोड बाय लाइव मीजल वैक्सीन 5 to 6 month लेटर, ठीक है। एक डोज तब है विद इन 6 days और एक डोज जो है वो 5 to 6 month लेटर है। वैक्सीनेशन विद इन 70 आवर्स ऑफ एक्सपायर में ऑफर सम प्रोटेक्शन, कि अगर आपने वैक्सीन विद इन 72 आवर्स जो है एक्सपायर करवा ली है तो 100% तो कह सकते हैं, 99% कह सकते हैं कि आपको भी मीजल नहीं हो, ठीक है। तो आप क्लियर है इसके बारे में? मैं आप लोग की अटेंडेंस ले लेती हूँ, टाइम पीछे शॉर्ट है।